अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। ओके, लेकिन एटोनॉमिक फार्माकोलॉजी से पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसका डिटेल तो हम इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि अब हमारा काम जो है वो ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के साथ है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके दो डिवीजन्स हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है, जब इंसान नॉर्मल हालत में। अब हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में हम उन ड्रग्स को पढ़ते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हों। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चूंकि दो डिवीजन्स आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसको हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। तो आइए हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। अब वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, यानी मतलब वो ड्रग्स जिसको हम जब कंज्यूम करते हैं तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो इन ड्रग्स का क्या नाम है? इन ड्रग्स का नाम है कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब देखें, इनको कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके नाम क्यों आए हैं ये हम कुछ ही देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसकी क्लासिफिकेशन किया है। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। एक ग्रुप जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स का है, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स का है। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स का मतलब ये है कि जब हम इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये डायरेक्टली जाकर, यानी सर्कुलेशन में, ब्लड में जाकर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स है उस पर डायरेक्ट अमल करते हैं। इस वजह से इनको डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट है वो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे काम तो नहीं कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स पे काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को जो है वो कॉपी करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। अब वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह इनडायरेक्ट तरीके से ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को क्या करते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इसकी दो क्लासेस। अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के जो दो क्लासेस है उसमें पहला क्लास ईस्टर्स है और दूसरा जो है वो अल्केलाइड्स है। अब हम पहले ईस्टर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम अल्केलाइड्स पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो है एक्सोजेनस एसिटाइलकोलिन। देखिए, एसिटाइलकोलिन जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का किया है न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। अब वो तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, लेकिन जब हम ड्रग्स फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं तो अगर हम बाहर से कोई एसिटाइलकोलिन देते हैं तो ये क्या हुआ, ये ईस्टर है और ये कोलिनर्जिक ड्रग है, एक्सोजेनस एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन जो है ये दोनों रिसेप्टर्स पे काम करता है। देखिए, आप लोग फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे एसिटाइलकोलिन अमल करता है। एक मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं और एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन अगर हम एक्सोजेनस देते हैं तो ये दोनों मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे भी काम करता है और साथ साथ निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे इक्वली काम करता है, यानी वो दोनों पे एक्ट करता है। और एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस जब होती है, यानी जब वो रिलीज होता है और एक्शन कर लेता है, उसके बाद एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम उस पर अमल करती है, उसको तोड़ती है। तो चूंकि हाइड्रोलिसिस इसकी बहुत ही रैपिड है, इस वजह से ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, इसका इफेक्ट बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। इसलिए एक्सोजेनस एसिटाइलकोलिन जो है वो हम एज ए ड्रग इस्तेमाल नहीं करते। अब दूसरा जो ईस्टर है जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में आता है, वो क्या है? वो कार्बाकोल है। अब कार्बाकोल बना किस चीज़ से है? ये एसिटाइलकोलिन और कार्बामिक एसिड जो है इसके मिलाप से बना है। तो कार्बाकोल जो है ये कार्बामिक एसिड प्लस एसिटाइलकोलिन, जब एसिटाइलकोलिन के साथ हम कार्बामिक एसिड जो है वो मिलाते हैं तो इससे कार्बाकोल बनता है, जो कि किया है एक ईस्टर है और डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। तो चूंकि कार्बाकोल जो है ये कार्बामिक एसिड प्लस एसिटाइलकोलिन से बनता है, और दूसरी बात ये कि कार्बाकोल जो है ये भी मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे इक्वली काम करता है। और इसकी हाइड्रोलिसिस जो है, जब ये इसको यानी जब हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस बाई एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और साथ साथ इसका इफेक्ट भी ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी पे रहता है। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में जो तीसरे नंबर पर जो ईस्टर है इसका नाम है मेथाकोलिन। मेथाकोलिन जो है ये मिथाइल ग्रुप प्लस एसिटाइलकोलिन से बना, मिथाइल ग्रुप प्लस एसिटाइलकोलिन से बना है। जब हमने इसको एसिटाइलकोलिन को हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया तो अब इसकी एक्टिविटी जो है वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर ज़्यादा होती है बनिस्बत निकोटिनिक रिसेप्टर्स। देखिए यहाँ चूंकि मेथाकोलिन में एम है और मस्करेनिक में एम है, तो मेथाकोलिन जो है इसकी एक्टिविटी मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे ज़्यादा होती है बनिस्बत निकोटिनिक रिसेप्टर्स के। और दूसरी बात ये कि इसकी हाइड्रोलिसिस रैपिड है, यानी इसकी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी कर लेती है, इसलिए इसका इफेक्ट भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता। चूंकि इसकी एक्टिविटी जो है वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे ज़्यादा होती है, तो इसलिए हार्ट में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? हार्ट में M2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये M2 रिसेप्टर्स हार्ट में M2 रिसेप्टर्स पर काम करती है तो इसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है। और ये क्या है, ये मेथाकोलिन जो है ये हार्ट के M2 रिसेप्टर्स पे काम करती है और इसके हार्ट रेट को क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसलिए मेथाकोलिन जो है ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है इसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती है। जो फोर्थ और लास्ट वन है उसका नाम है बेथेनिकोल। बेथेनिकोल जो है जब हम एसिटाइलकोलिन, मिथाइल ग्रुप प्लस कार्बामिक एसिड जो है इन तीनों को मिलाते हैं तो इससे बेथेनिकोल बनती है, और इसकी एक्टिविटी भी मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर ज़्यादा होती है बनिस्बत निकोटिनिक रिसेप्टर्स के। और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इसकी हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो करती है। अब ये इस्तेमाल कहाँ पर होती है? देखिए, एटॉनिक ब्लैडर, डिट्रोसर इनएक्टिविटी, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जब ऑपरेशन के बाद या पोस्ट पार्टम यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, यानी ऑपरेशन के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लैडर जो है वो एटॉनिक हो जाता है, वो कंट्रैक्ट नहीं होता, या डेट्रोसर जो है मसल जो है ब्लैडर की वो इनएक्टिव हो जाती है, वो कंट्रैक्ट नहीं होती। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का भी यही मतलब है। तो फिर क्या होता है? तो फिर हम बेथेनिकोल इस्तेमाल करते हैं। जब हम बेथेनिकोल इस्तेमाल करते हैं तो बेथेनिकोल जो है वो ब्लैडर पर मौजूद M3 रिसेप्टर्स, चूँकि हमने पढ़ा कि ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम ज़्यादा करती है बनिस्बत निकोटिनिक के, तो ये M3 रिसेप्टर्स पे काम करती है। तो इसकी वजह से ये ब्लैडर पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर
वो डेट्रोसर इनएक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, यानी ऑपरेशन के बाद या पोस्ट पार्टम यूरिनरी रिटेंशन में ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में, जो दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है अल्केलाइड्स। तो अल्केलाइड्स में पहला ड्रग जो है वो पाइलोकार्पिन आती है, पाइलोकार्पिन। ठीक, देखिए पाइलोकार्पिन जो है ये पाइलोकार्पस माइक्रोफाइल्स प्लांट से हासिल होती है, और पाइलोकार्पिन जो है ये इंक्रीज लिपिड सॉल्युबल है, यानी इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, चूंकि ये क्या है, पोलर नहीं है। उसके बाद जब ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये कॉर्निया को भी क्रॉस करती है, और ये है, ये आई ड्रॉप्स की सूरत में इस्तेमाल होती है, मियोटिक होती है। मियोटिक का क्या मतलब है, यानी ये पुपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब आइरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पुपिल क्या होता है, उसका साइज जो है वो छोटा होता है। उसके बाद ये जो है, जब लेंस और आइरस के दरमियान एडहीजन हो, यानी फॉर एग्जांपल ये लेंस है और इसके साथ ये आगे आइरस है, अब ये लेंस, ओके, अब देखिए ये लेंस है और ये आइरस है, इसके दरमियान क्या है, एडहीजन है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली एक कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं और एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। तो जो पाइलोकार्पिन है वो क्या है, वो तो पाइलोकार्पिन क्या करेगा, पाइलोकार्पिन जो है वो आइरस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब हम एंटी कोलिनर्जिक एट्रोपिन देते हैं वो उसको क्या करता है, डायलेट करता है। तो कंट्रैक्शन डायलेशन, एट्रोपिन और पाइलोकार्पिन जो है वो हम अल्टरनेटिवली देते हैं। जब हम पाइलोकार्पिन देते हैं तो कंट्रैक्शन, फिर एट्रोपिन रिलैक्सेशन। तो इस तरह जब आइरस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो लेंस और आइरस के दरमियान जो एडहीजन है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद पाइलोकार्पिन को ग्लाउकोमा में जब इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम डिक्रीज करने के लिए पाइलोकार्पिन इस्तेमाल करते हैं। और पाइलोकार्पिन का जो दूसरा इस्तेमाल है, शोग्रेन सिंड्रोम या जीरोस्टोमिया, जिसमें माउथ ड्राई होती है, सलाइवेशन नहीं होती, तो ये क्या करती है, पाइलोकार्पिन हम देते हैं, चूंकि सलाइवेशन जो है ये किया है, ये एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है। तो जब हम पाइलोकार्पिन देते हैं तो ये चूंकि किया है, ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, तो ये सलाइवेशन को क्या करेगा, इनक्रीज करेगा। तो सलाइवेशन जो है वो इनक्रीज होगा। तो सलाइवेशन के लिए एक हम इस्तेमाल करते हैं पाइलोकार्पिन, और दूसरा जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सेविमेलिन। तो पाइलोकार्पिन और सेविमेलिन जो है ये शोग्रेन सिंड्रोम या जीरोस्टोमिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट लेक्चर एंड वी विल सी यू अगेन।